ॐ नमः प्रणवार्थाय शुद्धज्ञानैकमूर्तये निर्मलाय प्रशान्ताय दक्षिणामूर्तये नमः। यद्घनायमशेषाय वटमूलनिवासिने सच्चिदानन्दरूपाय दक्षिणामूर्तये नमः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लम्बोदराय सकलाय जगद्धिताय नागाननाय श्रुतियाज्ञविभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। विघ्नार्तिनाशनपराय गणेश्वराय सर्वेश्वराय सुखदाय सुरप्रियाय विद्याददाय विकटाय च वामनाय भक्तप्रसन्नवरदाय नमो नमस्ते। ओम नमः श्री गुरुवे शिवाय। ओम नमः श्री परदेवतायै। सो फ्रेंड्स, पिछले एपिसोड्स में हम लोगों ने त्रयोदश आवरण और चतुर्दश आवरण, ये जब मैं त्रयोदश और चतुर्दश कर रहा हूं तो हमारा रेफरेंस पॉइंट श्री चक्र निरूपण यह ग्रंथ है जो हमारे गुरुदेव पूज्य गोस्वामी प्रहलाद गिरी जी महाराज द्वारा प्रणीत है। तो उसके त्रयोदश आवरण महावैंदव चक्र और चतुर्दश आवरण के बारे में हम लोगों ने चर्चा किया श्री विद्या सरणी इसके अंतर्गत। तो आप लोगों के मन में एक प्रश्न उठ रहा होगा कि यह त्रयोदश से शुरू करने का क्या मतलब है और फिर इसके बाद चतुर्दश पे जाने का क्या मतलब है। तो हालांकि इस पे मैं संक्षेप में थोड़ा बहुत कुछ बता चुका हूं। तो ये यहाँ से जो है अनंत के अंदर सृष्टि रूप में परिणत होने की इच्छा जागृत होती है और उस इच्छा के जागरण के फलस्वरूप उसमें भेद का सृजन होना शुरू होता है और इन भेद के स्तरों को समझने की दृष्टि से हम लोगों ने ये तय किया कि हम वहाँ से चलेंगे जब अभेद सत्ता थी और फिर उसमें भेद का सूत्रपात होना शुरू हुआ और होते होते ये भेद इतना जो है सघन हो गया कि संसार के रूप में जो है वो परिणत हो गया। हमारे आंखों के सामने विराट ब्रह्मांड प्रकट हो गया। तो इस दृष्टिकोण से हम लोगों ने पहले महावैंदव यानी त्रयोदश आवरण और फिर चतुर्दश आवरण को चुना। अब दूसरा प्रश्न क्या होता है कि महावैंदव चक्र में हम लोगों ने देखा कि षटकोण एक बनता है। षटकोण का मतलब कि एक ऊर्ध्व अग्र वाला त्रिकोण और एक अधः अग्र वाला त्रिकोण और इन दोनों के परस्पर इंटरसेक्शन से एक षटकोण बनता है और इन दोनों के बीच में एक षटकोणाकार आकृति बनती है। जो षटकोणाकार आकृति बनती है वो महासंभव का स्थान हुआ और जो किनारे किनारे 6 कोण बने वो षटसंभव का स्थान हुआ। अब इसके बाद जब चतुर्दशार चक्र में आते हैं तो वहां पर भी इसी तरह की आकृति है, षटकोण की आकृति है और जो किनारे किनारे के 6 कोण हैं उसमें हाकिनी, डाकिनी, राकिनी, लाकिनी, काकिनी, शाकिनी और याकिनी, ये
याकिनी को छोड़ दिया जाए तो ये 6 शक्तियां जो है 6 कोणों में है, और याकिनी शक्ति जो है वो बीच में सहस्रार चक्र करके उसको बोला गया है कि बीच में जो षटकोणाकार आकृति है उसको चतुर्दश आवरण में उसी को सहस्रार चक्र माना गया है। तो सहस्रार चक्र में याकिनी शक्ति है, माने बीच में है, और ये जो 6 कोण हैं वो 6 दिशाओं में है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जिस तरह से षटकोणाकार आकृति वहां पे त्रयोदश आवरण में है, उसी तरह की षटकोणाकार आकृति यहाँ चतुर्दश आवरण में है, जबकि इसमें जो शक्तियों का विवरण है वो उन्हीं शक्तियों का विवरण है जो षटचक्र निरूपण, जो कुंडलिनी योग के तहत आता है, उनमें भी यही शक्तियां, थोड़ा क्रमता में उनके भेद है। यहाँ शाकिनी शक्ति मूलाधार में आती है, वहाँ शाकिनी शक्ति जो है वो विशुद्धि चक्र में आती है। बस माने राकिनी शक्ति वहाँ स्वाधिष्ठान में होती है, लेकिन जब कुंडलिनी षटचक्र निरूपण के हिसाब से हम चलते हैं तो राकिनी वहाँ पे जो है काकिनी शक्ति हृदय में होती है, और लाकिनी शक्ति का स्थान वहीं का वहीं रहता है, वो मणिपुर में रहता है। डाकिनी शक्ति चली जाती है मूलाधार में, और राकिनी शक्ति जो है वो स्वाधिष्ठान में। तो माने जो ऊपर के 2 चक्र हैं, विशुद्धि चक्र और अनाहत चक्र, उनकी शक्तियां षटचक्र निरूपण के हिसाब से क्रमशः मूलाधार और स्वाधिष्ठान में हो जाती हैं, और जो मूलाधार और स्वाधिष्ठान की शक्तियां हैं वो यहाँ पे जो हमारा भाव योग है, चतुर्दश आवरण है, वहां पे क्या होता है, विशुद्धि और अनाहत में आ जाती है। तो माने क्रमता में थोड़ा सा अंतर है, लेकिन शक्तियां वही हैं, नाम भी वही है, रूप भी उनका वही है। और एक अंतर और है कि यहाँ षटकोण है, और बीच में षटकोण के मध्य में षटकोणाकार आकृति में सहस्रार है, और वहां पे लीनियर फैशन में है, माने ऊपर से अगर चलें तो याकिनी से शुरू हो रहा है, याकिनी, हाकिनी है, और शाकिनी, काकिनी, लाकिनी, राकिनी और डाकिनी, इस तरह से वहां पे क्रम है। ये षटचक्र निरूपण के हिसाब से कुंडलिनी योग के तहत, और यहाँ पे जो है वो क्रमता में भी अंतर है। तो एक तो ये षटकोणाकार हो गया, जबकि यहाँ पे लीनियर है, और शक्तियों की क्रमता में थोड़ा सा अंतर है। और इन्हीं दोनों बातों का उत्तर देने के लिए हमने जो है त्रयोदशार के बाद सीधे चतुर्दशार आवरण पर चर्चा करना उचित समझा है, क्योंकि चतुर्दश, त्रयोदश, चतुर्दश, पंचदश और षोडश, ये 4 आवरण जो है वो अनुग्रह कल्प के अंतर्गत आते हैं। अनुग्रह व्यवसाय, यहाँ पे परमेश्वर का अनुग्रह कर्म होता है। अनुग्रह का मतलब कि जो पासबद्ध जीव हैं उनको कर्म भूमि प्रदान की जाती है, ताकि वे अपने कर्म के द्वारा अपनी संचित वासनाओं का क्षय कर सकें और मुक्ति के लिए एलिजिबल हो सकें। ये परमेश्वर का अनुग्रह है। अनुग्रह का यह कृत्य जहां संपादित होता है इन 4 आवरणों में, उसको पंचम कल्प या ऊर्ध्वामनाय भी कहते हैं। ऊर्ध्वामनाय, पंचम कल्प, ये 2 नाम हैं, दोनों का अर्थ एक ही है। लेकिन ये केंद्र है, सारी गतिविधियों का केंद्र है। अस्तित्व के मूल में यही महावैंदव स्थित महासंभव है। तो अनुग्रह कर्म तो यहाँ से संपादित होता ही है, लेकिन वो एक्सक्लूसिव डोमेन है। लेकिन जनरल सुपरिटेंडेंस ये जो है वो बाकी के 4 जो कल्प हैं, माने सृष्टि, स्थिति, संहार और निग्रह का,
उसका भी जनरल कंट्रोल यहीं पे निहित है। माने एक्सक्लूसिवली यहाँ अनुग्रह का कृत्य होता है, बाकी 4 जो कल्प हैं उनके भी सुपरटेंडेंस का कंट्रोल का काम यहाँ होता है। तो चूंकि सर्वाधिक महत्वपूर्ण कृत्य यहाँ संपन्न होता है तो इसको समझना जरूरी था। अब यहीं से जो है सृष्टि क्रम आगे बढ़ता है और प्रोसेस ऑफ कस्टमाइजेशन यहीं से शुरू होता है। साधना का सबसे महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि साधना सदैव वैयक्तिक होती है और व्यष्टि के अंदर होती है। आपको साधना करना है तो आपके चित्त में जो मल है उस अपने व्यष्टि चित्त में संश्लिष्ट मल का अपसारण करना है, अपनोदन करना है। तो ये प्रयत्न जो है व्यक्तिगत स्तर पर ही घटित होगा और व्यष्टि शरीर के अंदर ही घटित होगा। तो साधक जब भी साधना करेगा तो अपने इस पिंड के अंतर्गत करेगा। और पिंड बनने की शुरुआत कहाँ से होती है? प्रोसेस ऑफ कस्टमाइजेशन जो है वो शुरू होता है त्रयोदश और चतुर्दश आवरण से। त्रयोदश आवरण में जो अनंत देश था उसमें 6 सांभव आ गए, उसमें 10 आमनाय विद्याएं आ गई। 6 सांभव का मतलब क्या है? लोकलाइज्ड स्पेस हो गया। जो एक अनलिमिटेड इनफिनिट स्पेस था उसमें लोकल स्पेस जो है वो तैरने लगा और उस लोकल स्पेस के अंतर्गत भी जो है तमाम शक्तियों की क्रीड़ा हो रही है जो आमनाय विद्या के रूप में वहां प्रदर्शित की गई है। और मूल में जहां महासंभव बैठे हुए हैं वहां पे पीठ शक्ति और चक्रेश्वरी के रूप में, मूल शक्ति चक्रेश्वरी के रूप में और उनसे निकलने वाली किरण जो है वो पीठ शक्ति के रूप में स्थापित है। तो माने भेद की शुरुआत, अभेद में भेद की शुरुआत यहां पे हो गई, लेकिन व्यष्टि की संरचना यहां पे नहीं हो रही है। ये समष्टि के अंतर्गत माने सृष्टि 2 स्तरों पे सृष्टि प्रक्रिया घटित होती है, प्राथमिक सृष्टि और द्वितीयक सृष्टि। प्राथमिक स्तर पे द्वितीयक सृष्टि के लिए उपादान माने मटेरियल तैयार होता है और निमित्त कारण उन उपादानों की सहायता से कोई विशेष रूपाकृति गढ़ने के लिए कारक एजेंट अपॉइंट किए जाते हैं। तो ये कार्य जो है वहां पे हो गया कि एजेंसी वहां पे बन गई, लेकिन एजेंसी मतलब लोकल लेवल पे जो काम करेगी वो एजेंसीज अभी नहीं बनी है। तो लोकल लेवल पर व्यष्टि सत्ता के अंतर्गत स्थित होके काम करने के लिए अभी जो स्टाफ का अपॉइंटमेंट होना था वो नहीं हो पाया। तो वो अपॉइंटमेंट अब जाके ये चतुर्दश आवरण में 7 शक्तियों के रूप में होता है। अब देखिए कि चूंकि वहां पर भी षटकोण है, यहाँ पर भी षटकोण है और वहां मध्य में महासांभव बैठे हुए हैं और चक्रेश्वरी और पीठ शक्ति बैठी हुई है और यहाँ पर भी जो षटकोणाकार आकृति के अंतर्गत षटकोण बन रहा है जिसको सहस्रार कहा गया। तो अब ये सहस्रार जो है, ये सहस्रार की रचना कहाँ होगी? व्यष्टि के अंतर्गत होगी ना। तो उस महासहस्रार में से व्यष्टि सहस्रार की जो है यहाँ पे रचना शुरू हो जाती है, कस्टमाइजेशन यहाँ हो गया। तो उस सहस्रार का केयर करने के लिए याकिनी शक्ति बन गई और बाकी आगे का काम करने के लिए उनके सहयोग के लिए 6 शक्तियां और बन गई। और माने वहां पे 6 सांभव हो गए। 6 सांभव का मतलब चेतना का एक अंश हो गया। चेतना में भी जो है थोड़ा सा विभाग हो गया, देश में भी विभाग हो गया, चेतन में भी विभाग साथ तैरने लगा। हुआ तो नहीं, लेकिन ये प्रतीति होती है, अध्यास इस तरह का होता है। और उन बिंदुओं से, उन लोकलाइज्ड स्पेसेस से
शक्तियों का प्रादुर्भाव होने लगा और वही आगे चल करके व्यष्टि शक्ति के रूप में परिणत हो जाएंगी और अपने अपने कार्य व्यापार का संपादन करेंगी। कार्य व्यापार क्या होगा? सप्त धातुओं का निर्माण होगा, उन सप्त धातुओं से मानव शरीर की संरचना होगी। अब इसके आगे एक और प्रश्न उठता है कि जो हम चतुर्दश आवरण में शक्तियों का वर्णन कर रहे हैं, तो उसमें सबसे पहले डाकिनी शक्ति की चर्चा क्यों आती है? या तो सहस्रार से चलते या तो मूलाधार से चलते, लेकिन डाकिनी शक्ति की क्यों आती है? तो ये बड़ा वैज्ञानिक विषय है और ये तंत्र की बहुत बड़ी खोज है कि उस दौर में जिसको लोग आदिम काल कहते हैं कि बड़ा पिछड़ा हुआ था समाज, हमारे ऋषियों ने जो है इस तरह का मतलब कि चेतना का विकास किया था कि वो प्रकृति के सूक्ष्म से सूक्ष्म रहस्यों को भी उन्होंने जो है पकड़ा था और बड़ी बारीकी से पकड़ा था। तो इस बात को समझने के लिए कि क्यों डाकिनी शक्ति और विशुद्धि चक्र की चर्चा पहले आई, तो इस शरीर के निर्माण की प्रक्रिया को समझना पड़ेगा कि इस शरीर का निर्माण होता कैसे है। तो चैतन्य जो है वो अवतरित होता है पिता के द्वार से माता के गर्भ में स्थित होता है। तो बेसिकली ये कहा जाए कि चेतन का अंश जो है वो पहले क्या हुआ, एक कोई यूनिसेलुलर भी उसको कहना बड़ा मुश्किल है, यूनिसेलुलर से भी छोटी कोई संरचना अगर होगी है तो उसमें कोई चेतन का अंश आया और फिर वो किसी दूसरे सेल में जाके अनुप्रविष्ट हो गया। घटना यही होती है ना। अब उस छोटी सी संरचना के अंतर्गत जो चेतन तत्व अपनी ट्रैक से जो है पिता के द्वार से माता तक पहुंचा, अब ये उस चैतन्य की जिम्मेदारी है कि वो वहां से रॉ मटेरियल जो उपलब्ध होता है उसको सप्त धातु के रूप में कन्वर्ट करे और कन्वर्ट करने के बाद मानव शरीर की रचना वहां संपन्न करे। यही तो है ना। तो उस एक सेल, बहुत छोटी सी इकाई जो पता नहीं क्या उसको क्रोमोसोम बोलेंगे, डीएनए बोलेंगे, क्या बोलेंगे, जहां पर कि वो मतलब कि कोई चिप होगा छोटा सा जिसमें कि डाउनलोड होता होगा डेटा, जो है कॉस्मिक डेटा का कोई एक पोर्शन आके उसमें डाउनलोड हो गया, जिसको मालूम है कि हमको किस तरह से सेल्स को फर्टिलाइज करना है, उनमें डिवीजन ऑफ सेल करना है, कितने तरह की सेल्स का निर्माण करना है और किन किन तरह की सेल्स के निर्माण से किस तरह की शरीर बनेगी और हम किस ट्रैक से आ रहे हैं, हमारा गंतव्य क्या है, हमारे जीवन का प्रयोजन क्या है, तो उस प्रयोजन को सूट करने के लिए किस तरह के शरीर की आवश्यकता होगी, किस तरह का माइंड बॉडी कॉम्प्लेक्स हमको चाहिए होगा, ये सारा कुछ उस छोटे से जो डेटा डाउनलोड हुआ है पिता के क्रोमोसोम में कह लीजिए या डीएनए में कहीं से आके जो है, उस चेतन के अंश को वो सारा ज्ञान है कि वो कहाँ से आ रहा है, किन वासनाओं को साथ लेके आ रहा है, किन किन वासनाओं की पूर्ति उसको करना है इस संसार में जाके, और उस प्रयोजन के लिए उसको किस तरह का एटमॉस्फेयर चाहिए, किस तरह का परिवेश चाहिए, किस तरह का इकोसिस्टम चाहिए और किस तरह की बॉडी चाहिए, किस तरह का माइंड चाहिए, और उस तरह की संरचना में वो लग जाता है।
तो जिस लिक्विड में वो पड़ा हुआ है या किसी स्ट्रैंड में पड़ा हुआ है, तो उस लिक्विड को पहले तो उसको अपना एक डोमेन तय करना पड़ेगा कि भाई पहले एक डोमेन अपना डिसाइड कर लो जिसके अंदर बैठ के हम अपना काम शुरू करेंगे। अदरवाइज वो तो ऐसी जगह पे चला गया कि वहां पे बहुत सारा सा लिक्विड उक्विड पड़ा होगा, तो कहाँ पे काम करेगा, क्या करेगा। और ऐसा ना हो कि पता लगा कि मल्टीपल मतलब उसमें वो हो जाए। तो उस अपना पहले वो डोमेन स्पेसिफाई करता है, पहले जो है वो एक झिल्ली, एक मेम्ब्रेन बनाएगा ताकि उसको एक अपना जो है जुरिस्डिक्शन हो जाए कि इस जुरिस्डिक्शन के अंदर, इस कंपाउंड के अंदर रह के, इस बाउंड्री के अंदर रह के हमको अपना काम करना है, ताकि और भी जो अदर फोर्सेस हैं वो इंटरवीन न कर सकें, वो हमारे काम में दखल न दे सकें और उसको कोई दूसरी दिशा न दे दें। तो वो पहले क्या करेगा, पहले वो मेम्ब्रेन बनाएगा। मेम्ब्रेन बनाने के बाद उसके अंदर जो कुछ भी लिक्विड वगैरह होगा या एक आठ सेल होंगी, उसके अंदर अपने आप को वो सुरक्षित महसूस करेगा। अब ये परमिएबल मेम्ब्रेन है, ये अलाउ करती है जो न्यूट्रिशन है माता के गर्भ से, जो है ये न्यूट्रिशन को अंदर परमिएट करने के लिए अलाउ करती है। तो वो जो अन्न का, पचे हुए अन्न का रस है, वो परमिएट करके इस मेम्ब्रेन के अंदर आएगा। तो अब उस रॉ मटेरियल को, इसे पहले क्या करना पड़ेगा, मेम्ब्रेन तो इसने बना लिया, अब दूसरा काम उसका होगा कि जो अन्न का रस है उसको जो है इस तरह की सेल्स में परिणत करना होगा जिसको चुन चुन के वो अपनी बिल्डिंग बना सके। सेल ही तो जो है वो स्मॉलेस्ट बिल्डिंग ब्लॉक है। तो उस फूड सेल्स को, उसमें जो कुछ भी है उसको इस तरह के सेल्स में कन्वर्ट करना होगा जो कि बिल्डिंग ब्लॉक के रूप में वो इस्तेमाल कर सके। तो उस अन्न के रस को वो कन्वर्ट करता है ब्लड में, ठीक है ना। तो इसलिए पहले विशुद्धि चक्र में मेम्ब्रेन का निर्माण किया। अब एक बार मेम्ब्रेन का निर्माण कर लिया तो इसका मतलब ये नहीं कि वो मेम्ब्रेन का निर्माण, उसका काम खत्म हो गया। ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है कि उसको मेम्ब्रेन के निर्माण में रिपेयर, मेंटेनेंस और नया रिप्लेनिशमेंट उसको करते रहना है। तो एक पोर्शन जो है यहाँ पे शक्ति का एक अंश यहाँ पे डाकिनी शक्ति के रूप में विशुद्धि में स्थित हो जाएगा और उसका काम यही रहेगा कि शरीर के निर्माण के बाद भी जो भी फ्रूट जूस है, वो अन्न का जो पचा हुआ रस है, उस रस को वो की सहायता से वो मेम्ब्रेन को रिप्लेनिश कर, इसमें टूट फूट भी होती है, पुरानी सेल्स जो है वो मरती हैं, उनकी जगह पे नई सेल्स को रिप्लेनिश करना पड़ता है, चोट लगती है, कटता है, पिटता है, तो वो सब काम चलता रहता है। तो इसलिए एक स्टाफ यहाँ पे अपॉइंट कर दिया गया विशुद्धि में डाकिनी शक्ति का कि भाई आपका यही काम रहेगा कि इस जूस से जो है आप जो है मेम्ब्रेन को मेंटेन करोगे, जो ये स्किन है, स्किन को आप मेंटेन करोगे आगे चल के। और प्राइमा फेसाई तो उसने खाली एक मेम्ब्रेन बनाया था जिसके अंदर की आगे का काम हो सके। एक छोटा सा कारखाना उसने वहीं पे बना लिया अपना मेम्ब्रेन से घेर के कि ये हमारा कारखाना है, इसके अंतर्गत हमारे इंजीनियर्स काम करेंगे, ठीक है ना। अब वहां से फिर आगे बढ़ते हैं तो एक स्टाफ को जो है एक अलग ऑफिस बना के दे दिया जाता है, वो अनाहत चक्र में। अनाहत चक्र में एक दूसरा ऑफिस खोल दिया गया और इस ऑफिस में राकिनी शक्ति को स्थापित कर दिया गया। इस राकिनी शक्ति का काम ये हो गया कि अब उस कारखाने के अंदर बैठ के, उस मेम्ब्रेन के अंदर बैठ के आप आराम से कन्वर्ट करो, जो अन्न का रस है उसको ब्लड में कन्वर्ट करो। तो वो अपना ब्लड में कन्वर्ट करने लगता है। तो ब्लड में कन्वर्ट हो गया तो सब अभी लिक्विड है सब, लेकिन इतने से तो शरीर बनेगा नहीं। तो अब शरीर को बनने के लिए अब धीरे धीरे थोड़ा सा आकार भी बढ़ने लगा, क्योंकि सेल्स वहां पे जनरेट होने लगी, डिवीजन ऑफ सेल्स शुरू होने लगा। तो जो फीटस जो है वो 1 इंच का रहा होगा, पता लगा कि वो 4 इंच 6 इंच का हो गया।
तो अब इसके साथ क्या प्रॉब्लम हुई? अब इसके साथ प्रॉब्लम ये होगी कि भाई न्यूट्रिशन इसके हर सेल तक पहुंचना चाहिए, और जब न्यूट्रिशन हर सेल तक पहुंचेगा तो एक्सक्रीशन भी होना चाहिए। इस प्रोसेस में ब्लड में जो डिफॉर्मिटी आएगी उसको प्योरिफिकेशन भी चाहिए होगा। तो दो तीन चीजों की उसको जरूरत पड़ी। फेफड़े की जरूरत पड़ेगी, हार्ट की जरूरत पड़ेगी। हार्ट इसलिए कि वो ब्लड को पंप करे हर सेल तक, ताकि हर सेल उससे अपना न्यूट्रिशन पाए और आगे का काम करे। और फेफड़े की जरूरत इसलिए पड़ेगी कि ब्लड में अगर इम्प्योरिटी आ जाती है इस दौरान तो उसको वो प्योरीफाई करता रहे। तो फेफड़े और हार्ट की जरूरत पड़ी, माने इसका मतलब ये हो गया कि कुछ और तत्वों की जरूरत पड़ेगी जिससे कि हार्ट बनाया जा सके, फेफड़ा बनाया जा सके। तो तीसरा चक्र मणिपुर में एक इंजीनियर बैठा दिया गया है, लाकिनी नाम से। तो इस इंजीनियर को ये दिया गया कि भाई तुम जो है मांस का निर्माण करो और उस मांस से हार्ट बनाओ, लंग्स बनाओ, और जो भी किडनी बनाओ, जो भी कुछ बनाना है तुमको, लीवर बनाओ, ये सब चीजें अपना जो है अपना बनाओ। तो वहां पे बैठ के जो है लाकिनी शक्ति ने अपना डिपार्टमेंट संभाल लिया और वो अपना करने लगी। अब चलिए भाई ये भी बन गया। तो अब उसको मालूम है जो that consciousness which claims the ownership of this entire कारखाना, तो उस कॉन्शियसनेस को ये मालूम है कि भाई ठीक है, आज तो हमको जो है माता के खाए हुए अन्न के रस से मिल जा रहा है, लेकिन ये स्थिति हमेशा नहीं रहेगी। कल को हमें खा के पचाना पड़ेगा, अन्न का रस बनाना पड़ेगा। तो उसके लिए हमको स्टमक की जरूरत पड़ेगी, इंटेस्टाइन की जरूरत पड़ेगी, और तमाम गैस्ट्रिक उसमें वो क्या सेक्रीशंस उसमें डालना पड़ेगा उसको पचाने के लिए। उसमें एसिडिक स्टफ भी हो सकता है, उसमें फायरी स्टफ भी हो सकता है, और उसमें इस तरह के स्टफ भी हो सकते हैं जो कि अल्कलाइन हो नेचर में, कि कोई बेस नेचर का हो। तो इन सारे का इफेक्ट आएगा, मांस को पता लगा कि कोई डैमेज कर दिया एसिडिक नेचर का या फायरी नेचर का, या तो वो उसकी मांसपेशियों को जो है वो डैमेज कर देगा। तो उसको फाइन ट्यून करने के लिए, उसको इंसुलेट करने के लिए इन सब के इफेक्ट से जो इंडोक्राइन ग्लैंड से आएगा, सिक्रीशन आएगा, लीवर से आएगा, स्प्लीन से आएगा, कुछ कहीं से आएगा, तो इन सारे जूसेस को न्यूट्रलाइज करने के लिए, ताकि इंटरनल लेयर्स को ये डैमेज ना कर सकें डाइजेस्टिव सिस्टम के, तो उसको इंसुलेट करने के लिए म्यूकस की जरूरत होगी। तो उसके लिए जो है एक इंजीनियर को आगे जो है स्वाधिष्ठान में बैठा दिया कि भाई आप जो है कुछ फैट टाइप का सब्सटेंस जनरेट करो, जो जरूरत पड़ने पर अगर एनर्जी की शॉर्टेज है तो एनर्जी भी प्रोवाइड कर दे, और एनर्जी स्टॉक के रूप में पड़ा रहे, और जिसको हम लोग जो है वो इंसुलेटर के तौर पर भी काम कर सके। जहां हमको इंसुलेटर की जरूरत पड़ेगी वहां पे इसको लगा देंगे तो वो इंसुलेशन कर देगा। तो इस तरह से जो है वो एक फैट का निर्माण हुआ वहां पे जाके, जिसको क्या बोलते हैं, मेदो धातु जो है उसको बोलते हैं। तो उसका निर्माण करेगा। उसका निर्माण करने के बाद अब जो भी फूड स्टफ था उसका अच्छी तरह से जब उसको एक्सप्लॉइट कर लिया गया, उसमें से जो कुछ भी काम की चीज थी शरीर के निर्माण के लिए, वो सब चीजें जो है वो निकाल ली गई। तो वेस्ट प्रोडक्ट आया, तो उस वेस्ट प्रोडक्ट को निकालने के लिए एक्सक्रीशन सिस्टम चाहिए। तो वहाँ पे जो है किडनी हो गया, और यूरिनरी सिस्टम बना कि हाँ भाई ठीक है, जो अब जो लिक्विड एलिमेंट बचा है जो शरीर के काम का नहीं हो, उसको यहाँ से छान के बाहर कर देने का है। तो वहाँ पे एक्सक्रीटरी सिस्टम, यूरिनरी सिस्टम वगैरह बन गया। अब उसके बाद जो सॉलिड कंटेंट बचा है, उस सॉलिड कंटेंट को
और मॉडिफाई करके प्रोसेस करके उसको, और उससे हड्डी बनती है। तो वो हड्डी बनने का काम मूलाधार में होता है। तो एक इंजीनियर वहां पे जाके बैठा दिया गया कि चलिए भाई, शाकिनी शक्ति हमारे सिस्टम में शाकिनी है, षट चक्र में वही डाकिनी है। तो वहां पे एक इंजीनियर को बैठा दिया कि अब ये जो सॉलिड स्टफ बचा हुआ है, इस सॉलिड स्टफ में से आप कुछ सॉलिड काम की चीजें अलग करके और उसको जो है वो हड्डी के रूप में कन्वर्ट करो, और बाकी जो सॉलिड वेस्ट है उसको डिस्चार्ज कराने का हिसाब किताब बनाओ। तो सॉलिड वेस्ट वहां से डिस्चार्ज हो जाएगा, उसके लिए एक्सक्रीटरी सिस्टम बन गया और हड्डियां बन गई, तो शरीर का ढांचा बन गया। तो अब जो कॉन्शसनेस जो इंचार्ज है यहाँ पे, और विच क्लेम्स द ओनरशिप ऑफ दिस माइंड बॉडी कॉम्प्लेक्स, तो उसको ये लगा कि हाँ भाई ठीक है, ढांचा तो तैयार हो गया, क्योंकि हड्डियों की वजह से जो है वो सबको फिक्स कर दिया गया कि हाँ भाई थोड़ा सा ये हॉरिजॉन्टल इसको मूव करना है, नहीं तो पता लगा कि हॉरिजॉन्टल इसका जो है डेवलपमेंट ही नहीं हो पाता। तो उसके लिए सपोर्ट सिस्टम चाहिए, तो वो हड्डियों से बन गया। उसके बाद बाकी सब अंगों को भी लटकाना है उसमें, ताकि वो अपनी जगह पे रहें और अपना काम कर सकें। तो कहीं हार्ट को टांग दिया, तो कहीं लंग्स को टांग दिया, तो कहीं पे जो है वो इंटेस्टाइन को, कहीं ओसोफेगस को टांग दिया, कहीं किसी को टांग दिया, स्प्लीन को टांग दिया। तो इस तरह से माने एक उसने पूरा पूरा नक्शा बना के और उस हिसाब से उतार दिया, व्यवहार में पूरा ढांचा बन गया। तो ये जब 5 इंजीनियर्स ये इतना काम कर लेते हैं, तब उसके बाद यहाँ पे जो चीफ इंजीनियर आके बैठा हुआ है, जो कॉन्शसनेस आके बैठी हुई है, उसको लगता है कि नहीं भाई, अब ये काम तो बहुत बढ़ गया, अब ये अकेले मेरे बस का नहीं है। तो ये तो 5 लोग काम कर रहे हैं, वो ठीक बात है, लेकिन अब हमको एक अपना अलग से ऑफिस बनाना पड़ेगा, जहां पर कि हम स्टाफ वगैरह अपॉइंट कर देंगे। और वो लोग जो है, क्योंकि अब जो है सबसे बड़ी प्रॉब्लम आई कि कम्युनिकेशन की, कि ये सब में अगर इंटर कम्युनिकेशन बहुत इंटैक्ट नहीं होगा, बहुत स्मूथ और सीमलेस नहीं होगा, तो क्या होगा कि मतलब एक दूसरे से मैसेज पास नहीं होगा, कोई कुछ काम करने लगेगा, कोई कुछ काम करने लगेगा। तब उसने जो है सोचा कि नहीं, अब जो है एक ऊपरी माले पर जो है एक बढ़िया सा ऑफिस बनाया जाए, जिसमें कि पूरा स्टाफ कायदे से लगा दिया जाए, वो पूरा कम्युनिकेशन का देखेगा, कि वो मतलब कम्युनिकेशन सिस्टम देखेगा, और वो जो है वो माने क्या कहते हैं उसको, रिटर्न्स वगैरह वहां पे जाएंगे, वो उनको एनालाइज करेगा, देखेगा कि हाँ क्या क्या है। तो इस तरह से जो है वो पूरा पूरा एक तरह से डेटा कलेक्ट करना, डेटा को एनालाइज करना, और उसके बाद उस डेटा के एनालिसिस के आधार पे सुटेबल स्टेप्स लेना, ये सारा काम जो है करने के लिए। तब उसको जरूरत पड़ी, तो उसने जो है फिर वो मज्जा धातु का निर्माण किया कि अब हमको जो है इसके अंदर, उसने स्ट्रिंग्स वगैरह जो है वो क्या नाम से, आपके रीढ़ की हड्डी के अंदर, स्पाइन के अंदर जो है वो स्ट्रिंग्स वगैरह डाल दिया कि हाँ इनके थ्रू कम्युनिकेशन चैनल हो गया, उसने स्टेब्लिश कर दिया। और उसमें फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन के लिए जो है मज्जा धातु होती है। मज्जा धातु मतलब क्या होगा, जैसे बैटरी में एसिड होता है ना, एसिड के थ्रू ही चार्ज जो है वो चलता है। तो वो केमिकल एक तरह से हो गया, केमिकल बेस हो गया, जिसमें कि वहां से जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स चलेंगे ब्रेन से, वो केमिकल सिग्नल्स के साथ जब इंटरेक्ट करेंगे, तो उस हिसाब से न्यूरॉन्स वो डेवलप होंगे, और उस तरह का जो है वो स्ट्रक्चर खड़ा होगा, और साथ में जो है वहां तक वो इंफॉर्मेशन फ्लो होगी। तो एक तरह से न्यूरॉन्स के स्ट्रक्चर को खड़ा करने का, और उन न्यूरॉन्स के एक्सियन्स के थ्रू जो है वो कम्युनिकेशन पास करने का, चार्जेस पास करने का, पावर पास करने का, ये सारा कुछ जो है काम करने के लिए, तो पहले जो है वो मज्जा धातु का वहां तक के लिए उन्होंने रोड बनाया, और उसमें जो है नेटवर्क डाला, ये फाइबर ऑप्टिकल का, और उसके बाद फिर जो है ऊपर जाके ऑफिस बना, उसमें बहुत सारे इंजीनियर बैठ गए, हजारों इंजीनियर उन्होंने बैठा दिए कि चलो अब तुम लोग अपना सब संभालो, ये सब कम्युनिकेशन सिस्टम पूरा, और डेटा सब फीडबैक लो सब जगह से, और फीडबैक लेने के बाद उसको एनालाइज करो, और उसके बाद जिसको जिस तरह का जो है वो इंस्ट्रक्शन देना है, वो उस तरह का इंस्ट्रक्शन दो, और जो भी कार्रवाई करनी है वो कार्रवाई सुनिश्चित करो। ये सब कर करा के वो अपनी जगह पे अपना आराम करता है, बीच बीच में अपना सबकी रिपोर्ट लेता रहता है, सबको एडवाइस करता रहता है, और सबको तनख्वाह देता रहता है।
तो आज हम लोग यहीं रुकते हैं, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। फिर हम लोग जो है इसके अगले पार्ट में इस पर चर्चा करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। तो मित्रों, ये ऐसा है कि इस वीडियो को आप लोग लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिकाधिक संख्या में इसको शेयर करें, क्योंकि ये जो सनातन शक्ति द्वारा शंकर दिग्विजय चैनल के माध्यम से प्रवहमान सनातन ज्ञान धारा है, सनातन शक्ति की धारा है, जो हमें सनातन काल से एनलाइटन और एम्पावर करती आ रही है, उसको आगे बढ़ाना है। आगे क्यों बढ़ाना है? क्योंकि ये ज्ञान धारा हमसे शुरू नहीं हो रही है, ये सनातन धारा है। ऋषियों ने इसके लिए बड़ा रिसर्च किया था और उन ऋषियों ने कृपा पूर्वक इसको इस धरती पर इसलिए प्रवाहित किया कि इससे धरतीवासियों का कल्याण हो सके। तो अगर हम इस ज्ञान धारा से लाभान्वित हुए हैं, इस धारा का कुछ कण हमने पिया है, तो ये ऋषि ऋण हो गया हमारे ऊपर। और इस ऋषि ऋण से उऋण होना एक ही उपाय है इसका, कि इस ज्ञान धारा को और लोगों तक पहुंचा दिया जाए, और इस तरह से हम इस ऋषि ऋण से अपने आप को उऋण कर सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।